नमस्कार, आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत से सबसे बड़ी खबर, और खबर है कांग्रेस से जुड़ी, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। लेकिन उसके साथ ही और एक और दिलचस्प खबर होगी, लेकिन कुछ खबर इंदौर से होगी पुलिस को लेकर। क्या, देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान, सेवा और जन कल्याण, लक्ष्मण की नसीहत, दबंग पुलिस वाला, मौत की छला। इन्हीं 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस ने चुनाव की तारीख अभी तय भले नहीं हुई हो, लेकिन अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। खासकर चंबल ग्वालियर से हम बात करें तो 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके अलावा नेपा नगर एसटी सीट भी साफ कर दी। हाट पिपलिया से भी नाम स्पष्ट हो गया है। आगर की बात करें तो आगर से भी, तो जितनी भी सीटें हैं, करीब 27 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं कांग्रेस ने। और इससे अब लगने लगा है कि चुनाव की बिसात बीत चुकी है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस अपने अपने तरीके से मैदान में है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगभग साफ है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर गए हैं वही प्रत्याशी होंगे। लेकिन चर्चा ऐसी भी है, कुछ नामों को बदला जाएगा। आप देखिएगा, इसमें दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को टिकट दी गई है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने ये सूची दिखाई थी, उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अंबा एससी की है, सत्यप्रकाश शेखरवार को टिकट दिया गया है। इसी तरह यदि हम बात करें, शेखरवार को टिकट दिया गया है। इसी गोहद एससी की है, यहां से मेवाराम जाटव को टिकट दिया। ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा एससी से सुरेश राजे, और भांडेर से फूल सिंह भरैया, करेरा से प्रगतिलाल जाटव। और इसी तरह बंबोरी की हम बात करें तो यहां से कन्हैया लाल अग्रवाल का टिकट पहले से फाइनल था। और आप देखिएगा टीवी स्पिन का, आगर से विपिन वानखेड़े, बमोरी से केएल अग्रवाल, भांडेर से फूल सिंह भरैया, सावेर से प्रेमचंद गुड्डू, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सखवार, गोहद से मेवाराम जाटव को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इसी तरह ग्वालियर से सुनील शर्मा और डबरा से सुरेश राजे, करेरा से प्रागीलाल जाटव, अशोकनगर से आशा दोहरे को टिकट दिया है। अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, सांची से मदन लाल चौधरी अहिरवार, और नेपानगर से राम किशन पटेल। चलिए, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल को टिकट मिला है। और जैसा हम बता रहे हैं आपको, ये टिकट आप देख रहे थे उन नामों को जिनको टिकट दिया कांग्रेस ने। चलिए, आकाश जोड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश, क्या कहेंगे, ये जो सूची दिखाई दे रही है, 15 लोगों के नाम तय कर दिए। इन नामों को हमने पहले भी एक सूची दिखाई थी, हालांकि कांग्रेस ने ये कहा था कि ये सूची नहीं है, ये गलत सूची, अपनी सफाई भी दी थी। लेकिन ये सूची तो पहले आई थी हमारे सामने। एक आध दो नाम जरूर इसमें परिवर्तित दिख रहे हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो क्या ये माना जाए कि जैसा हम शुरुआत से बात करते रहे कि कांग्रेस एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही? निश्चित रूप से मनोज जी, IND 24 ने प्रमुखता से जो सूची प्रकाशित की थी, दिखाई थी, उस सूची में से अधिकांश नाम, जो 15 नामों का जो पैनल गया था, वो अब फाइनल हो चुके हैं। और कमलनाथ जब दिल्ली रवाना हुए थे आज से 2 दिन पहले, जब ये स्पष्ट हो गया था कि अब जो सूची है वो आने वाली है, और उनके आने के पहले ही जो सूची है वो अब जारी हो चुकी है। अगर हम 15 नामों की बात करें तो 15 में से, चाहे हम आगर की बात करें, सबसे पहले आगर से शुरुआत करूंगा, विपिन वानखेड़े।
2018 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उम्मीदवार रहे थे, काफी क्लोज फाइट उन्होंने दी थी और आखिरकार उनको मनोहर ऊंटवाल से हार का सामना करना पड़ा था। मनोहर ऊंटवाल यहां से 2018 में जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है और यहां पर उपचुनाव होना है और यहां से कांग्रेस के दमदार और युवा चेहरे के रूप में विपिन वानखेड़े ही उम्मीदवार थे और हमने भी ये दिखाया था कि विपिन वानखेड़े यहां से जो है प्रत्याशी होंगे और यही कारण है कि विपिन वानखेड़े को अब यहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं अगर हम प्रेमचंद गुड्डू की बात करें, बीजेपी में थे और 2018 के बाद जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समीकरण बदले, मार्च में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी और कांग्रेस को अपनी सरकार से हाथ गंवाना पड़ा, उसके बाद प्रेमचंद गुड्डू लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ के संपर्क में थे और उन्होंने एकाएक कांग्रेस ज्वाइन की, दोबारा से घर वापसी हुई और अब सावेर से तुलसीराम सिलावट जो मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में प्रेमचंद गुड्डू चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बमोरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, कन्हैयालाल अग्रवाल पहले भी जो है राजनीति में रह चुके हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और बमोरी की अगर हम बात करें तो यहां से जो है वो अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं और यही कारण है कि 2 सर्वों में उनका नाम आया था, लेकिन एक सर्वे में उनका नाम पीछे था। बावजूद इसके 2 सर्वे के आधार पर और नेताओं की पसंद के आधार पर यहां से उनको जो है पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा अगर हम दिमनी से बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर को जो है पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अंबा जो है एससी सीट है, यहाँ पे जातिगत समीकरण भी है, सभी को साधते हुए सत्य प्रकाश सखवार को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया। सत्य प्रकाश सखवार की हम बात करें, बीएसपी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अच्छा खासा क्षेत्र में दबदबा है, यही कारण है कि एससी वोटरों की संख्या ज्यादा होने के कारण, एससी सीट होने के कारण यहां से जो है कांग्रेस ने सत्य प्रकाश सखवार को अब चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा गोहद की हम बात करें तो मेमराव जाटव को यहां से जो है पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जो 15 लोगों की नामों की सूची जारी हुई है, प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, उसमें काफी सारे नाम वही नाम है जो IND24 ने पहले ही प्रमुखता से प्रसारित किए थे। भांडेर की सीट का भी मैं जिक्र करूंगा। भांडेर की सीट भी जो है हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी थे फूल सिंह बरैया, उनको जो है यहाँ से चुनावी मैदान में पार्टी ने दोबारा से उतारा है। राज्यसभा भले ही वो पहुंच नहीं पाए हों, लेकिन उनको विधायक का टिकट देकर निश्चित रूप से जो वोट का समीकरण है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आ जाए, ऐसी कोशिश कांग्रेस ने की है। तो अभी तक जो सूची आई है उसमें साफ तौर पर अगर हम देखें तो संतुलित सूची जो है कांग्रेस ने 15 सीटों पर देखने को मिली है जो नामों का ऐलान हुआ है। लेकिन आपने कहा कि संतुलित सूची दिखाई दे रही है। यदि इनकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से कर दिया जाए, जो अमूमन लगभग वही होंगे जो अभी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नामों पर जरूर चर्चा है कि बीजेपी शायद उन लोग से बात करके कुछ नामों को परिवर्तित कर ले। यदि इन नामों का मुकाबला उनसे देखते हैं तो फिर कहां पा रहे हैं? निश्चित रूप से मनोज जी, अगर हम बात करें, इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा की है कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो 15 लोगों के नामों की सूची निकलकर सामने आई है कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, इनमें से कुछ सीटों पर तो दिलचस्प मुकाबला होगा या बराबरी का मुकाबला हो सकता है। अगर हम बात करें, मनोहर ऊंटवाल जब चुनावी मैदान में उतरे थे उस समय भी बहुत ही टाइट फाइट देखने को 2018 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। 8 से 10 राउंड तक विपिन वानखेड़े आगे चले थे, लेकिन अंतिम राउंडों में जो है मनोहर ऊंटवाल ने जो है बाजी मार ली थी और वो यहाँ से विधायक बने थे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। वहीं अगर हम भांडेर की बात करें तो भांडेर में जिस तरीके से फूल सिंह बरैया की अगर हम बात करें तो पहले उनकी अपना एक छोटा सा दल चलता था, उसके बाद उन्होंने उस दल को कांग्रेस में समायोजित कर लिया। दलित चेहरा है और एक तरीके से हम बात करें तो दलितों को लेकर जो तमाम घटनाक्रम बीते दिनों में देखने को मिले हैं, तो दलितों को साधने की कवायद जो है फूल सिंह बरैया के सहारे कांग्रेस ने की है। तो भांडेर का मुकाबला भी जो है दिलचस्प होगा। इसके अलावा अगर हम बामोरी की बात करें, कन्हैयालाल अग्रवाल भी एक ऐसा चेहरा है जो पहले भी जो है क्षेत्र में रह चुका है, पहले भी जो है विधायक वो रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ। लेकिन वहां दिलचस्प बात यह भी होगी, कन्हैयालाल अग्रवाल की जब हम बात करते हैं तो मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और बहुत अच्छा उनका कहा जाता है, वहां वर्चस्व माना जाता। लेकिन सामने महेंद्र सिंह है और वो भी बहुत एक्टिव लीडर हैं, अभी मंत्री भी बने, वो इससे पहले भी कांग्रेस में मंत्री रहे। तो सवाल यही है कि कन्हैयालाल वर्सेस महेंद्र सिंह, जिन्हें संजू भैया के नाम से जाना जाता, दोनों के बीच काफी रोचक मुकाबला दिखाई दे रहा है।
निश्चित रूप से मनोज जी, बमोरी की सीट पे भी यही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कन्हैयालाल अग्रवाल को काफी लंबे समय बाद मौका जरूर मिला है, लेकिन काफी कुछ समीकरण बदल गए। पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन अब कांग्रेस का हिस्सा है, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और सामने महेंद्र सिंह सिसोदिया होंगे, जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, अब बीजेपी में है। तो यही कारण है कि जो उपचुनाव है वो काफी दिलचस्प होगा। और जो 15 लोगों के नामों की सूची जारी हुई है, 15 कैंडिडेट्स की कांग्रेस के, उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर रोचक और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मुकाबला बड़ा रोचक होगा। इसके बाद आपकी बात हुई है, कांग्रेस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कांग्रेस तो सीधे तौर पर अगर मनोज जी बात करें तो कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो तमाम कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है वो सर्वे के आधार पर की गई है और ये सभी कैंडिडेट्स जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। और जो हम बार बार बात भी कर रहे थे कि ये कांग्रेस का साइलेंट प्लान है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी फ्रंट फुटर की तरह फ्रंट लाइन में आगे आकर खेल रही थी। वर्चुअली बात करें या एक्चुअली बात करें, लगातार बीजेपी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में एक्टिव नजर आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ संगठन भी जो है, पूरा संगठन सक्रिय नजर आया है लगातार। अगर हम बात करें बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा के, तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो इन क्षेत्रों में एक्टिव नजर आए। लेकिन कांग्रेस वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर आधारित काम कर रही थी और शायद यही कांग्रेस का वो बी प्लान है जिसके सहारे कांग्रेस अपनी उपचुनाव में बेहतरीन पार लगाना चाहती है, क्योंकि अब जो प्रत्याशी हैं वो सामने है। कांग्रेस के पास एक मुद्दा दल बदल का है और दूसरा मुद्दा इन प्रत्याशियों की छवि का है कि हमने कैसे प्रत्याशियों को उतारा है और कैसे वचन पूरा करेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर अब कांग्रेस जो है जनता के बीच जाने की तैयारी में हो। यही कारण है कि 12 तारीख से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। वो आगर भी जाएंगे, सावेर भी जाएंगे, उसके अलावा 18-19 तारीख को उनका ग्वालियर चंबल दौरा है। तो तमाम सीटों पर फिर कांग्रेस धुआंधार प्रचार करती हुई यहां पर नजर आने वाली है। चलिए देखेंगे कितना प्रचार कौन करता है और जनता किसकी बात को मानती है। लेकिन कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सूची नहीं आई है, पर यह मानकर ही चल रहे हैं कि जो प्रत्याशी पिछली दफा कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, खासकर ग्वालियर चंबल में, अब वही भारतीय जनता पार्टी की सीट पर यानी कमल के निशान पर चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन जो सूची कांग्रेस ने जारी की है वो ये जरूर बता रही है कि ये आसान नहीं है, ये मैदान, मेहनत तो दोनों दलों को करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 16 सितंबर से 25 सितंबर तक विभिन्न जन कल्याण कार्यक्रम सरकार करेगी। इसे जन कल्याण पखवाड़े के रूप में सरकार मनाने जा रही है। 16 सितंबर से 25 सितंबर तक लगातार जन कल्याण, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के कार्यक्रम जारी रहेंगे। तो वहीं 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में 2.25 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में गृह प्रवेश कार्यक्रम रखा जाएगा। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और 2.25 लाख लोग उस दिन से अपना नया जीवन की शुरुआत करेंगे। इसकी तैयारियां लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किए हैं वह अद्भुत है और अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को हम गरीब कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। भाजपा इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। भोपाल से जो खबर है वो इस पर हम आपसे बात कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सेवा का भाव शुरू होगा, लेकिन सेवा के जरिए मेवा पर भी नजर होगी, क्योंकि उपचुनाव सामने हैं। और वी डी शर्मा ने इस मौके पर कुछ कहा भी था और शिवराज जी ने भी कहा था। लेकिन हम आकाश से बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हैं, आकाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, क्या कहेंगे, ये जो सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारियां हैं, तो कई गरीब लोग उस दिन अपने घर में पहुंच जाएंगे। जी निश्चित रूप से मनोज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सरकार जो है, अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से बात करें तो जन कल्याण कार्यक्रम के रूप में जो है इसको एक पखवाड़े के रूप में सरकार की तरफ से मनाया जाएगा। लेकिन हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी संगठन इसको सेवा दिवस के रूप में या गरीब दिवस के रूप में मनाती हुई नजर आएगी। और ध्येय एक ही है, क्योंकि अगर हम बात करें 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी दिन से जो गरीबों हितग्राहियों को जो राशन दिए जाने की योजना है उसकी शुरुआत भी जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगी। जो हितग्राहियों को जो पर्ची मिलने का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के जो 37 लाख गरीब हैं उनके खातों में जो है और उनको भोजन देने की जो व्यवस्था है वो सरकार करने जा रही है। इसके अलावा पूरे सप्ताह भर अलग अलग कार्यक्रम जो है अलग अलग तरीकों से सरकार और संगठन के दृष्टिकोण से पूरे सप्ताह भर आयोजित किए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो उपचुनाव भी है और उपचुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बहाने जनता तक पहुंचने की ये बीजेपी संगठन और सरकार की पूरी कवायद नजर आ रही है।
चलिए देखते हैं इस कवायद का सेवा से कितना मेवा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। लेकिन बीजेपी मौका कोई छोड़ना नहीं चाहती और अब तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो निश्चित रूप से उसको मनाएंगे और उस मनाने के नाम पर कई गरीब लोगों को मकान उपलब्ध हो जाएंगे। करीब 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनके वो घरों में प्रवेश कर जाएंगे। फसल बीमा की बात भी सरकार की तरफ से की जा रही है। ऐसे तमाम तरह की जो सौगातें हैं वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा अगली खबर की तरफ हम चलते हैं तो ये खबर इंदौर से है, जहां एक पुलिसकर्मी की दबंगता देखने को मिली है और पुलिसकर्मी ने जो दिखाया है वो बड़ा दिलचस्प भी है और सवाल भी खड़े करता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। चलिए हमारे संवाददाता भारत से जुड़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो ये देखिएगा आप, ये तस्वीरें देखिएगा और इस तस्वीर में हम आपको बता दें कि ये पुलिसकर्मी है। इंदौर में एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी भीड़ एकत्रित को देखकर भाग गया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी को जब रोका गया तो एरोड्रम थाने में पदस्थ है पुलिसकर्मी जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसको जब रोका गया तो इसके पास से एक पिस्टल मिली और पिस्टल मिलने के साथ ही ये धमकाने का काम कर रहा था। फिर बाद में इसका वीडियो वायरल हो गया तो भागते नजर आए पुलिस वाले। अब पुलिस क्या कर रही है, भारत से समझते हैं। भारत, क्या अभी तक इस मामले में हो पाया है? कौन है ये पुलिसकर्मी, इसकी पहचान हुई? बिल्कुल बता दें कि ये वीडियो एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत तकरीबन 60 फीट रोड का है और बताया जा रहा है कि वहां पर ही पदस्थ ये आरक्षक है शैलेंद्र, जिसका बेच नंबर है 743। ये वीडियो वायरल होने के बाद में आला अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया है। खुद डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ये घटना सामने आई है, जिस तरह का वीडियो है, उस पर एक एडिशनल स्तर के अधिकारी को इसकी जांच सौंपी गई है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जो उसके पास पिस्टल थी शायद वो अवैध भी हो सकती है या फिर लाइसेंसी भी हो सकती है। इस बात की जो जानकारी है वो अभी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। लेकिन जिस पुलिसकर्मी का नाम सामने आ रहा है, ये कुछ दिन पहले ही वहां पर एरोड्रम पर इसे पदस्थ किया गया था। पूर्व में भी कई विवादों में ये पुलिसकर्मी का नाम सामने आया है। खासकर अगर बात की जाए तो मलारगंज में शैलेंद्र काफी समय से पदस्थ था और उस पर कई तरह की डी की जांचें चल रही है। कई तरह के वसूली या धमकाने जैसे मामले भी पूर्व में चल चुके हैं। इस मामले में कुछ ऐसा भी हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिसकर्मी को भागने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर वो ड्यूटी पर भागने की जरूरत भारत इसलिए होगी, हमें लग रहा है दूसरा भागने की जरूरत इसलिए होगी भारत, क्योंकि इसमें जो श्रीमान जिनको आप दिखा रहे हैं पुलिसकर्मी, वो वैसे तो अफसरों को खुद श्रीमान श्रीमान कहते होंगे, लेकिन इनके पास पिस्टल अवैध रूप से हो गया। अब ये बात अलग है कि इसके लिए एसआईटी भी बन गई, जांच भी कर लेगी। जांच की जरूरत क्या है? जो पिस्टल बरामद हुई है उसको स्पष्ट करिए कि पिस्टल है किसकी। ये क्यों इतनी देरी क्यों लग रही? देखिए, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था पिछले 2 से 3 दिनों में। इस वीडियो काफी दिनों से वायरल हुआ। जब ये अधिकारियों तक संज्ञान पहुंचा तो इस बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन वीडियो में किसी तरह से पिस्टल अभी दिखाई नहीं गई है। वीडियो में आवाज जरूर आ रही है पिस्टल को डराने की, चमकाने की बात, उसको स्वीकार खुद पुलिसकर्मी कर रहा है। इन सब बिंदुओं पर जो है एक जांच रिपोर्ट पेश की गई जाएगी और जिसको लेकर के उचित कार्रवाई भी इस पुलिसकर्मी पर एक बड़ी गांज की सकती है। अगर वो अवैध पिस्टल निकलती है तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल इसके पहले भी इसके ऊपर कई जांचें चल रही है। देखना होगा कि उन जांचों में अब तक कोई समाधान निकल के नहीं आया तो इस घटनाक्रम के बाद आखिर आला अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेंगे और चलिए इस पर नजर रहेगी। भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अगली खबर के लिए भी आप जुड़े रहिए। और ये खबर भी कुछ अलग है, लेकिन ये पुलिसकर्मी का क्या होगा ये तो पुलिस अधिकारी जाने, क्योंकि बात पुलिस की है। पर जिसके ऊपर कई तरह के मामले चल रहे हो तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप आज छोड़ देंगे, बख्श दे देंगे, अधिकारियों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर आगे चलकर ये फिर चौथ वसूली करेगा, लोगों को परेशान करेगा और ऐसे पुलिसकर्मियों को खाकी को दागदार करने वाले हैं। अगली खबर भी इंदौर के C21 माल की तीसरी मंजिल से महिला के कूदने से माल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही महिला परेशान थी। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। मौत की छलांग इंदौर में महिला ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है और ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। अचानक हड़कंप मच गया C21 के भीतर, क्योंकि अभी कोरोना का संकट है तो लोग वहां जरूर कम थे, लेकिन जैसे ही आवाज सुनाई दी कि कोई महिला वहां से कूदी है, ये महिला की तस्वीर है और उसके बाद वहां हड़कंप सा मच गया। काफी लोग वहां एकत्रित हो गए जो लोग वहां मौजूद थे। पर कौन थी ये महिला, समझ लेते हैं, और क्यों छलांग लगाई। भारत, कौन है ये महिला, क्या पहचान हुई है? कहा जा रहा है कि
पति की मौत हुई है उनकी कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट में, तो क्या ये गम को नहीं सह पाई? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम तकरीबन 12 से 1 के बीच का है, जब ये युवती मॉल में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद पहले वो अपना पर्स फेंकती है और उसके बाद में वो खुद छलांग लगा लेती है। हालांकि अगर बात की जाए तो उसे सुरक्षा कर्मी द्वारा बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तब तक वो छलांग लगा चुकी थी। बहरहाल अगर बात की जाए तो अभी उसका नजदीकी हॉस्पिटल में जो है उपचार चल रहा है और हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। युवती के पास मिले पर्स में यह एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद किया गया है, उसमें जिसमें जिक्र किया गया है इस बात का कि उसके 2 दिन पहले ही उसकी जो है पति की किसी दुर्घटनावश एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिससे वो काफी डिप्रेशन में थी। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही ये लव मैरिज युवती ने उज्जैन के एक युवक से उसकी शादी हुई थी और उसके बाद वो काफी डिप्रेशन में थी, इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो इस तरह का घातक कदम जो है उसने उठाने चलिए की भारत, कोशिश बहुत बहुत की गई। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, समझ फिलहाल- गए। बच्ची जो युवती है उसकी 15 दिन पहले ही शादी हुई थी और स्वाभाविक है कि 15 दिन में जिसको उसने अपना माना यदि भाई उजड़ जाए दुनिया से तो फिर वो करती क्या। लेकिन मरना या सुसाइड करना कोई रास्ता नहीं होता है। लड़िए, झगड़िए, पर ऐसा काम मत करिए जिससे और लोग परेशान हो जाए। ईश्वर करें कि वो जल्द ठीक हो। अभी उसका उपचार जारी है जैसा भारत ने बताया, पर उन्होंने छलांग लगाई, उसके बाद काफी हड़कंप मचा। अगली खबर, मध्य प्रदेश की चाचौड़ा विधानसभा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के युवा नेताओं को नसीहत दी है। बिना नाम लिए उन्होंने सांसद नकुलनाथ, भतीजे जयवर्धन सिंह को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी वरिष्ठों से सीखे और वरिष्ठों का आदर करे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस उपचुनाव में युवा नेताओं को स्टार प्रचारक बनाने पर विचार कर रही है। इस पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस में सभी युवा है और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने तंज कसा कि यहां तो सभी युवा है। पर क्या कहा, सुनिएगा लक्ष्मण सिंह। कांग्रेस की सब पीढ़ी युवा है। सब कांग्रेस जनों में इतनी एनर्जी है, सब काम करने में लगे हैं और ये नौजवान हैं, ये तो है ही, लेकिन कांग्रेस में ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा है और कांग्रेस पूरी ऊर्जा के साथ उतरेगी। और गुना में देखना आप, बमोरिये हारेंगे, अशोकनगर हारेंगे, मुंगावली हारेंगे। नई पीढ़ी को हमारा आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो, पर वरिष्ठों से सीखो, वरिष्ठ लोगों का आदर करो, तब आगे बढ़ पाओगे, तब आशीर्वाद मिलेगा। यही हमारा कहना है। चलिए, लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि गुना से बमोरी हम जीतेंगे। 3 सीटों की बात करें जिन्हें वो जीतेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन नई पीढ़ी को वो कह रहे हैं कि आशीर्वाद खूब सारा है, पर थोड़ा संस्कार सीखिए, बोलना सीखिए और बड़े लोगों का सम्मान करिए। तो ये तंज किसके ऊपर है? हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप द रिकॉर्ड जब बात हुई तो साफ हो गया कि लक्ष्मण सिंह और माफ करिएगा, जयवर्धन सिंह और नकुलनाथ पर उनका तंज था, क्योंकि यही वही लोग हैं जिनके कारण वो मंत्री नहीं बन पाए। तो स्वाभाविक है, ये दर्द कई बार झलका है और इसने परेशानी में भी डाला है कांग्रेस को। आकाश वापस जुड़ रहा है मेरे साथ। आकाश, इस लक्ष्मण सिंह जी जो कह रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? निश्चित रूप से इसको दर्द भी कहा जा सकता है या कांग्रेस पार्टी से नाराजगी भी, क्योंकि समय समय पर लक्ष्मण सिंह जब बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मुश्किल में घिरी नजर आती है। और एक बार फिर जो उनका बयान निकलकर सामने आया है वो कुछ इसी तरीके का है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर जो पार्टी के युवा चेहरे हैं उनको जो है नसीहत दी है कि वरिष्ठों का आदर करें, सम्मान करें और उनसे सीखे भी, तभी जाकर उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया तो सांसद नकुलनाथ और जो पूर्व मंत्री हैं और दिग्विजय सिंह के बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के लेकर उन्होंने ये जो है बयान दिया था। और सीधे तौर पर अगर हम देखें मनोज जी, तो जब कमलनाथ कैबिनेट का विस्तार हुआ था उस समय भी जोर शोर से ये बात उठी थी कि लक्ष्मण सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। और नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में जयवर्धन सिंह, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के बेटे थे, वो मंत्रिमंडल में नजर आए थे। यही कारण है कि यहाँ पर समय समय पर ऐसी नसीहतें और जो दर्द है लक्ष्मण सिंह का वो निकलता हुआ नजर आता है। और एक बार फिर से इशारों में ही सही उन्होंने इस बात को कह दिया कि जो युवा चेहरे हैं उनको जो है काफी कुछ वरिष्ठों से सीखना चाहिए, आदर करना चाहिए, तभी जाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी है, ये दर्द छलक रहा है, बार बार वो कहते रहे, हालांकि मंत्री तो वो नहीं बन पाए, पर सवाल ये भी है कि उपचुनाव से पहले ये दर्द कुछ दूसरा तो नहीं है।
निश्चित रूप से उपचुनाव के पहले ये दर्द दूसरा भी हो सकता है, या पार्टी को नसीहत भी हो सकती है, या इशारों में ही पार्टी को चेतावनी भी हो सकती है कि अभी भी समय है कि जो पद है गरिमा है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं को उन्होंने नसीहत दी है, कहीं ना कहीं सीनियरों को भी यहाँ पर नसीहत देने का उन्होंने इशारों में ही काम किया। और चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इशारों में दिल देने वाले, आपने एक गाना सुना होगा, तो लक्ष्मण सिंह इशारे करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अब उसमें दर्द भी है, परेशानी भी है, और आखिरकार सरकार नहीं रही तो जो दिल के अरमान थे वो तो आंसू में बह ही गए। तो मिड सेशन में हम इसी तरह 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। कांग्रेस ने अपनी 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब इसके बाद नजर बीजेपी पर रहेगी, और जब अगले मिड सेशन में आपसे मुलाकात होगी तो कुछ और नया आपके लिए होगा। अभी दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए IND 24।